स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज से हम लोग यहाँ पे एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जो कि यूपी पुलिस की होगी, जिसमें कैसी भी हिंदी आएगी यहीं से आएगी और एक अच्छे से टॉपिक तैयार करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। उसका जो भी उससे संबंधित टॉपिक होंगे वो सब हम लोग तैयार करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रतिदिन एक वीडियो आती रहेगी आपके लिए और परीक्षा कहीं की भी हो हिंदी यहीं की मिलेगी आपको, चाहे वो यूपी पेट हो या यूपी पुलिस हो या लेखपाल वीडियो कुछ भी हो। अभी हम लोग पुलिस को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी पेपर यहीं से देखने को मिलेगा, चाहे जैसा पेपर हो पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस के दौरान पूरे टॉपिक यहीं से हम लोग क्लियर करते रहेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जा रहा हो तो उसमें से क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक या प्रपत्र। बताइए इसमें से आप लोग सही क्या है। देखिए कार्यालय आदेश क्या होता है, जब कोई छुट्टी कोई मांगता है, छुट्टी उसकी चाहे कैंसिल करी जाए चाहे अप्रूव करी जाए, चाहे छुट्टी संबंधित हो गया। दूसरा स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, ठीक है। और तीसरा तीसरा क्या हो गया आपका, निलंबन यानी कि सस्पेंड, ठीक है। ये सब इसमें आ गए। ठीक है। और अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना वो होता है जो सरकारी गजट में होता है। जैसे कि जब हम लोगों को कोई फीस आ जाती है, वो कोई पेपर आता है तो उसमें अधिसूचना लिखी रहती है, तो जो गजट में आता है सीधे वो अधिसूचना होती है। अनुस्मारक क्या होता है, जब भी कोई भी लेटर किसी ऑफिस में भेजा जाता है और जो कार्य दिवस होते हैं उसके 30 दिन तक कोई जवाब नहीं आता तो उसको अनुस्मारक भेजते हैं। अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर, जिसे रिमाइंडर भी कर कहते हैं। और परिपत्र क्या होता है, परिपत्र होता है जब अनेक परिस्थितियों में किसी को भेजा जाता है एक पेपर, तो उसे परिपत्र कहते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? आप बताइए आप लोग, चारण काल कहा था या आदिकाल कहा था या वीर काल कहा था या बीजोपन काल कहा था? देखिए बताते हैं आप लोगों को, चारण काल किसने कहा था? चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा था। रामकुमार वर्मा ने कहा था। ये सब पूछे जाते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। और बीज, अच्छा रामकुमार वर्मा हो गया। एक चीज और बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था आदिकाल को? रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने कहा था वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल, ठीक है। और महावीर प्रसाद ने क्या कहा था? बीज वपन काल। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी कि जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता वो कौन सा है, हमें बताना है। जो एक वचन में नहीं होता यानी कि जो बहुवचन में होता है। देखिए जनता,
पानी, हस्ताक्षर या वर्षा। जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, ठीक है। पानी भी एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में। वर्षा भी एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है, एक वचन, ठीक है। जनता खड़ी है, पानी बरस रहा है और वर्षा हो रही है, यानी कि हमेशा एक वचन में ही होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो सब एक वचन के हो गए। सही कौन सा है हमारा आंसर? सही कौन सा है? आंसर है हस्ताक्षर। अच्छा, कुछ इसके उदाहरण और होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। देखिए इसका और हम आपको बताते हैं। जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, देखिए आपको बताएं। नंबर 1, वहां पे हस्ताक्षर थे ही, ठीक है। आप हस्ताक्षर नोट कर लीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर के बाद आंसू, आंसू भी हमेशा बहुवचन में आते हैं। दर्शन, ठीक है, दर्शन हो गए। प्राण हो गए, प्राण के बाद लोग हो गए, लोग के बाद लोग हो गए। होश हो गए, नेत्र हो गए, नेत्र हो गए, होश हो गए, नेत्र हो गए। बाल हो गए, बाल हो गए। दाम हो गए। और एक लास्ट समाचार। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनको सबको आप लोग याद करते चलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं होता है? जीभ के आधार पर जो किया जाता है उनमें से कौन सा नहीं होता है? देखिए, मान के चलिए ये आपकी जीभ है, ठीक है। तो ये हो गया एक अग्रभाग, अग्रभाग। फिर मध्य भाग, फिर पश्च भाग। ये हो गया पश्च भाग, पश्च भाग, ठीक है। तो यानी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीन तो होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है, पर विवर्त स्वर नहीं होता है। अच्छा, विवर्त स्वर नहीं होता है। विवर्त कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। टोटल होते हैं 4। देखिए, विवर्त और अर्ध विवर्त, ठीक है। फिर दूसरा संवृत, संवृत और अर्ध संवृत। विवर्त में पूरा मुंह खुलता है जैसे आ, और संवृत और संवृत में आधा मुंह खुलता है जैसे ई उ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
राम कुमार वर्मा ने प्राख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने प्राख्यान परंपरा का, देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं सब आए हुए हैं और ये हर बार रिपीटेड होते हैं, इन्हीं में से आते रहते हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर ना तो कुतुब, ना है मुल्लादा, एक सेकंड, मुल्लादा नहीं, ना है असाइल और ना है मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर इसका है मुल्ला दाऊद। चलिए, इसमें व्याख्या करने वाली कोई चीज है नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? किसमें? स्वार्थ में। दीर्घ है, यण है, वृद्धि है या गुण है? ठीक है, बताइए। अब सबसे पहले हम लोग व्याख्या कर लेते हैं कि संधि कितनी होती हैं। तीन प्रकार की। एक नंबर पे स्वर्ग, नंबर स्वर स्वर संधि, और नंबर दो पे व्यंजन संधि, और नंबर तीन पे विसर्ग संधि। ठीक है, ये तो हो गई। नहीं, अब एक और देख लीजिए आप लोग। आज हम लोग स्वर संधि का देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि ये कितनी प्रकार की होती हैं बताइए आप लोग? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की होती हैं टोटल। इसमें कौन कौन सी होती हैं देखिए। नंबर एक पे है दीर्घ स्वर संधि, और नंबर दो पे है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो गई, और नंबर दो पे हो गई गुण, नंबर दो पे हो गए गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और नंबर तीन पे हो गई है वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार पे हो गई है आपकी यण स्वर संधि, और नंबर पांच पे अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में जब दोनों स्वतंत्र स्वर बड़े बड़े होते हैं तो वो जुड़े होते हैं दोनों तरफ से, तो दीर्घ स्वर संधि बताते हैं। समान स्वर मिलकर बड़ी मात्रा का निर्माण करें, जैसे बड़ी बड़ी मिले, बड़ा बड़ा मिले। ठीक है, और गुण स्वर संधि जहाँ पे ए बनाए, ओ बनाए, अर बनाए, यानी कि छोटा बड़ा या छोटी बड़ी मिले और ऋर बनाए। और वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि कहाँ पे होती है? वृद्धि स्वर संधि आप बताइए, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। वृद्धि का स्वर संधि जहाँ पे आए और औ बने, अव्यण या वा और रा बने, और अयादि, अयादि में आए, आए, अब आओ बने। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। पावन का संधि विच्छेद करिए। अच्छा, उसका आंसर नहीं बताया था आपने। स्वार्थ में कौन से पूछा गया था? स्वार्थ में देखिए, ए बना है स्व
अर्थ। यहाँ पे आव निकल रहा है, यहाँ पे तो बड़ा बन गया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पावन, बावन का संधि विच्छेद कौन सा है? पावन, तो बताइए आप, पावन में कौन सा संधि विच्छेद है? देखिए, पावन का पौ प्लस अन, ये होता है पावन। यहाँ पे और पौ प्लस अन क्या होता है? ये होता है पवन। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। ठीक है, और यहाँ पे गुण है। चलिए, आंसर सही है आपका, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द में समास होगा, इसमें समास, इसमें इसमें पूछ रहा है समास कौन सा होगा, बताइए। भीष्म पितामह ने आजीवन, अब देखिए बात है समास की, तो पहले समास देख लीजिए आप लोग। समास कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अव्ययीभाव। अव्ययीभाव, ठीक है। नंबर 2, कर्मधारय। और नंबर 3, बहुव्रीहि। और नंबर 4, द्विगु। नंबर 5, द्वंद्व। नंबर 5 पे द्वंद्व हो गया, और नंबर 6 पे तत्पुरुष हो गया। ठीक है, ये टोटल 6 समास हो गए। अव्ययी भाव में कौन कौन से होते हैं? जिसमें यथा लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, बड़ा आ लगा हो, ठीक है, और यावत लगा हो, हार, हा लगा हो, भर लगा हो, वा लगा हो, ला लगा हो, एक अव्ययी भाव हो गया। कर्मधारय में क्या होता? फर्स्ट पहला पद विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेषण होता है, जहाँ पे उपमेय और उपमान की विशेषता बताई जाती है। और तत्पुरुष में कोई कारक चिन्ह आता है, बीच में का की, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्विग में क्या होता है? द्विग संख्यावाचक होता है, जिसमें जैसे चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, और तिराहा, इस तरीके से। और द्वंद्व का होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। तत्पुरुष, तत्पुरुष में मैंने आपको बता ही दिया है। और अव्ययी भाव में यथा, आ, प्रति, यावत, ला, बा, ऐसे लगे रहते हैं पहले। इसमें पहला पद अव्यय होता है। और कर्मधारय, कर्मधारय का मैंने बता दिया। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद की विशेषता बताते हैं, जैसे पंकज, नाम तो पंकज है, कहते हैं कमल को, इसी तरीके से। या जैसे दशानन, दशानन तो अलग है, कहते हैं किसको? रावण को, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताता है। चलिए, अब मैंने कहा आजीवन, आजीवन में क्या है? मैंने बताया था इसमें आ लगा हो, तो इसमें किसमें आ लगा है? अव्ययी भाव हुआ ये, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? देखिए, सम, देखिए ये तो कोई होंगे नहीं,
सम्राट भी नहीं होगा, साम्राज्य भी नहीं होगा, साम्राज्य 2 बार लिखा है। देखिए सम्मुख, सम्मुख बिल्कुल सही है। देखिए कैसे इसको यहाँ पे बनाते हैं, सम प्लस मुख, तो ये बन जाएगा सम्मुख। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। अगर अगला देखते हैं हम लोग, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। देखिए आपको उदाहरण बताते हैं फिर आपके समझ आएगा। ये मान लीजिए आप कोई शीशा है, तो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी, कोई किरण ऐसे आई और, चलिए फिर से सही से बनाता है थोड़े, कोई किरण ऐसे आई, ठीक है, और ऐसे चली गई नीचे से, तो ये क्या कहलाती थी? अपवर्तन। और ये क्या कहलाती थी? परावर्तन। ये परावर्तन कहलाती थी। तो परा का मतलब क्या होता है? मतलब जिधर से आई उधर से उल्टी वापस चली गई, यानी कि उल्टी वापस चली गई, तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृदंत शब्द का उदाहरण है। कृदंत, कृदंत मतलब कृत प्रत्यय जिसे कहते हैं। अब प्रत्यय की पहले बात कर लो। प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय 2 होते हैं। एक होता है कृदंत, जिसे कृत भी कहते हैं, और एक होता है तद्दत। कृदंत और तद्दत, कृदंत प्रत्यय और तद्दत प्रत्यय। तद्दत प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं? संज्ञा में लगते हैं, सर्वनाम में लगते हैं, और विशेषण में लगते हैं। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय किसमें लगते हैं? ऐसे क्रिया में लगते हैं। और कृदंत को ही हम लोग कृत प्रत्यय भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, अब बताइए इसमें से कृदंत, कृदंत मतलब क्रिया वाला कौन सा? देखिए धनवान, धनवान कैसे बना? धन से, धन एक संज्ञा है, तो ये नहीं होगा। नमकीन कैसे बना हुआ है? नमक से, तो नमक भी एक संज्ञा, ये भी नहीं होगा। नीलिमा कैसे बना है? नील से, यानी कि नील क्या है? विशेषण, जब किसी की विशेषण बताता है नीलिमा, नीला कमल, नील कमल, नीला कलम, ये विशेषण है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर सही होगा खिलाड़ी। खिलाड़ी किससे बना है? खेलना से, और खेलना क्या है? क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का बताइए, चौथा का तत्सम क्या है? तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से सीधे होते हैं, और एक तद्भव होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से बिगड़ के आते हैं। चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ट या चतुर्थ, बताइए। देखिए चतुष्पद क्या होता है? चतुष्पद होता है चौपाया। चतुष्पद होता है चौपाया, चौपाया। चतुष्क का होता है, चतुष्क होता है चौक, चतुष्क होता है चौक। ठीक है, चतुष्काष्ट क्या होता है? ये होता है चौखट। ठीक है, और चतुर्थ क्या होता है? चतुर्थ को ही हम कहते हैं चौथा, मतलब 4 नंबर, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? अच्छा,
ये भाई रिपीट हो गया, सम से सम्मुख बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरे चुनिए। मुहावरा क्या है? बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि, मुहावरा क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होता है? घर का सामान कितना भी महंगा हो, घर वालों के लिए जीरो है, शून्य। तो इसका तो ये हो गया। सर सलामत तो पगड़ी हजार। इसका मतलब बचे रहो तो और सारे सम्मान बहुत ज्यादा मिलेंगे, इज्जत बचाए रहो। तो ये वो हो गया, ये भी नहीं है। कंगाली में आटा गीला। ये कंगाली में आटा गीला का मतलब गरीबी में और गरीबी, और गरीबी। तो ये भी नहीं होगा। सही क्या है? इन तिलों में तेल नहीं है। यानी कि उनने कपड़े मांगे, उसने मालिक ने मना कर दिया, उसने कह दिया इन तिलों में तेल नहीं है। ये बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए। बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी तो थी। इसी तरीके से हम लोग व्याख्या करते रहेंगे। और कमेंट करना ना भूलें तथा लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों।